हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिरोज़ खान, प्रवक्ता जीव विज्ञान डाइट प्रतापगढ़ से आप सभी का डाइट प्रतापगढ़ की तरफ से आयोजित इस निःशुल्क ऑनलाइन टीटी कोचिंग में स्वागत है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जनपद प्रतापगढ़ के शिक्षा विभाग के मुखिया, हमारे उप शिक्षा निदेशक डाइट प्रतापगढ़ आदरणीय मोहम्मद इब्राहिम सर के प्रेरणा, उत्साहवर्धन एवं कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है कि सर्वप्रथम हम सभी टीटी की निःशुल्क कोचिंग का ये प्रारंभ कर रहे हैं। और इसके पूर्व डाइट प्रतापगढ़ के कर्मचारियों के सहयोग से अभ्युदय पुस्तकालय भी स्थापित किया जा चुका है, जहां पर डाइट प्रतापगढ़ के प्रशिक्षुओं के साथ साथ क्षेत्र के अन्य प्रतियोगी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान महामारी के इस दौर में प्रतियोगी छात्र छात्राओं के सहायतार्थ इस निःशुल्क टीटी कोचिंग का संचालन आज दिनांक 5 जुलाई 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हमारे संस्थान के प्रवक्ता साथियों द्वारा अलग अलग विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएंगी, जिसके लिए आप सभी को डाइट प्रतापगढ़ के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जिससे कि प्रतिदिन आपको लिंक प्राप्त हो सके, जिससे आप विषय वस्तु का पूरा फायदा उठा सकें। जैसे कि आप सभी को पता है कि टीटी आपकी परीक्षा शीघ्र होने वाली है और टीटी में आपके एनवायरनमेंट या पर्यावरण विषय के अंतर्गत जैसे आपको पता है कि 30 प्रश्नों का संग्रह है और जिसमें कि मुख्य रूप से एनवायरनमेंट में आपका पर्यावरण के साथ साथ विज्ञान के टॉपिक, संविधान, भूगोल और विविध, जिसका कुछ निश्चित शब्दावली नहीं कह सकते आप कि उस प्रकार के प्रश्न आते हैं जहाँ से कि जनरल नॉलेज टाइप के रहेंगे, जो किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित। अब आपको जैसे पता है कि मुख्य रूप से आपका ये विज्ञान पर्यावरण के अंतर्गत आपका पर्यावरण का इंट्रोडक्शन, विज्ञान, संविधान, भूगोल और विविध, इतने सारे टॉपिक जो है आपके कवर होने हैं। अब आज की डेट में हम लोग प्रथम क्लास में देख रहे हैं जैसे कि हम लोग आज पर्यावरण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पर्यावरण टॉपिक जिसको हम इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, जब इसकी बात की जाती है तो आप देखते हैं कि पर्यावरण अगर देखा जाए तो संस्कृत शब्द से लिया गया है और जिसका जो वास्तव में दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ हुआ घेरा, यानी कि चारों ओर का घेरा। लेकिन प्रश्न उठता है किसके चारों ओर का घेरा, तो यानी कि जीव के चारों ओर का घेरा। तो इस तरह से पर्यावरण क्या हो जाएगा, जीव और उसके चारों ओर का जो घेरा पाया जा रहा है, जो उसके चारों ओर जो परिस्थितियां पाई जा रही हैं, उसी के वो जो है उसका पर्यावरण कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, उसका पर्यावरण कहलाएगा। ये तो बात हो गई हिंदी शब्दावली की। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश शब्दावली में बात किया जाए तो आप देखेंगे एनवायरनमेंट वैसे तो हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका बेसिक ओरिजिन आपका फ्रेंच वर्ड से है और फ्रेंच वर्ड में एनवायरनल टर्म से ये लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है पास पड़ोस। लेकिन किसके पास पड़ोस, जीव का पास पड़ोस, यानी कि जो जीव है और उसके पास पड़ोस का जो परिस्थितियां हैं वो सब मिलके उसका एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण उसका बनाती हैं। अब आगे हम लोग जब पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल हुआ कि पर्यावरण क्या है और उसके कितने घटक होते हैं। पर्यावरण जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी जीव होता है, उसके चारों ओर जो भी परिस्थितियां हैं। अब परिस्थितियों में क्या क्या सम्मिलित हो सकती हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक, जितने भी जीवित कंपोनेंट्स हैं, जितने भी जीवित घटक हुए वो जैविक घटक कहला रहे हैं
और जितने भी निर्जीव या मृत चीज़ें हैं वो सब अजैविक घटक कहलाएंगी। इस तरह से पर्यावरण के अंतर्गत हम सभी को क्या पढ़ना है, किसी भी जीव और उसके चारों ओर उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों को सम्मिलित रूप से उसको पढ़ना है। ठीक है, इस पर्यावरण को आगे पढ़ाने के लिए हम सभी को अब जब बात करेंगे तो अब सवाल होगा कि जैविक घटक क्या हुए, अजैविक घटक क्या हुए। तो पर्यावरण में आपके जैविक और अजैविक दो मुख्य घटक हो रहे हैं और इसी पर्यावरण के अंतर्गत आपका दो घटक सम्मिलित हो गया। जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आप जानते हैं कि आपके मुख्यतः तीन प्रकार के जीव सम्मिलित होंगे। एक होंगे उत्पादक, कहने का अर्थ हुआ प्रोड्यूसर्स। दूसरा उपभोक्ता, अर्थात कंज्यूमर्स। तीसरे होते अपघटक, यानी डिकम्पोजर्स। इसी प्रकार से अजैविक घटकों के अंतर्गत आपके प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, ये सभी आपके घटक सम्मिलित रहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पर्यावरण के आपके दो घटक हो जाते हैं, जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर यानी जैविक घटकों के अंतर्गत प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स और अपघटक सम्मिलित होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक समस्त हरे पौधों को कहा जा रहा है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर सकते हैं, उनको हम उत्पादक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही जो आपके हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन बनाते हैं वही भोजन अन्य समस्त जीवों के उपयोग में आता है, उसी से सभी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कह रहे हैं। और यही केवल हरे पौधे ही आपके ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल की सहायता से ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण कर रहे हैं और यही समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत का काम करेगा। आप सभी को ज्ञात है कि जब हम बात करेंगे पृथ्वी पर ऊर्जा का क्या स्रोत है तो आप कहेंगे सूर्य का प्रकाश, सन, ठीक है। लेकिन जब इस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता किसमें है? ये जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है इसको जो है कौन एकत्रित संचित कर सकता है? तो आपका सवाल होता है, आपका जवाब होगा हरे पौधे, जिनको हम उत्पादक कहते हैं। अब उत्पादकों द्वारा जो भोजन निर्माण होता है, हरे पौधों द्वारा जो भोजन निर्माण होता है, उस भोजन को उन पौधों के अंदर जो भोजन संचित है, जो भी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को आप उपभोक्ता कहते हैं। आप सभी को पता है कि उपभोक्ता मुख्यतः आपके जंतु होंगे, लेकिन जो जीव सर्वप्रथम इनको खा रहा है वो आपका प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अब जो जीव सर्वप्रथम पौधों को खा रहा है वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इसका अर्थ है कि प्राथमिक उपभोक्ता सदैव शाकाहारी होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता को जो दूसरा अगला जीव खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता आपका शाकाहारी ही हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है, तो दोनों परिस्थितियां संभव हैं, वो सर्वाहारी होगा। या
आपका केवल मांसाहारी हो सकता है, वहाँ पे आप निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन ये पहला स्टेप निश्चित है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो सदैव शाकाहारी हो, क्योंकि वो हरे पौधों से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से उपभोक्ता का एक लंबा क्रम चलता है। आगे अभी अगले टॉपिक में आपसे बात होगी खास श्रृंखला और खाद्य जाल की। आप देखेंगे खास जो श्रृंखला होती है छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। फूड चेन आपकी जैसे कुछ फूड चेन बहुत शॉर्ट होती है, जैसे आपका जो है वन का हो गया, फॉरेस्ट फूड चेन हो गया, जहाँ पे कि आपके पौधों को पौधों ने भोजन बनाया, उसको हिरन ने खाया, हिरन को शेर खा गया। तो इस तरह से शॉर्ट चेन है। लेकिन आप जब देखते हैं कि किसी भी जो है खेत या किसी भी ग्रासलैंड का इकोसिस्टम देखते हैं आप, तो वहाँ पे देखते हैं कि उत्पादक हरे पौधे हो गए, ग्रासेस हो गए, उनको ग्रासहोपर खा रहा है, ग्रासहोपर को आपका फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है, एक लंबी चेन बन जाती है। इस तरह से फूड चेन में जो आपके उपभोक्ता होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मतलब ज़्यादातर 3 से लेके 5-6 स्तर के उपभोक्ता होते हैं। उन्हीं का आपका चेन को कहेंगे, उन सब जीवों को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता, यानी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अगर कोई जैसे कह दिया शेर ने कि हम तो घास नहीं खाते, लेकिन जिस हिरन को या जिन अन्य शाकाहारी जंतु को खा रहा है वो उसके बॉडी में जो ऊर्जा आई हुई है वो घास से ही आई हुई है, हरे पौधों से आई हुई है। इस तरह से हरे पौधों को प्रत्यक्ष तो नहीं खा रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो भी घास को ही खा रहा है। इसीलिए इंग्लिश में एक वर्डिंग कही जाती है ऑल फ्लेश इज ग्रासेस, यानी कि जितना भी मांस है वो ग्रास से ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि फाइनली हरे पौधों ने भोजन बनाया, उसको जीव खाता है। तो इस तरह से जो भी जंतुओं का शरीर का निर्माण हो रहा है वो ग्रास के थ्रू ही हो रहा है। इस तरह से इसलिए कहा जा रहा है ऑल फ्लेश इज ग्रासेस। अब उपभोक्ता के बाद बात होती है थर्ड जैविक घटक की, अपघटक। अपघटक मुख्यतः आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसके अंतर्गत आपके जीवाणु और कवक सम्मिलित होते हैं, जो मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को विघटित कर देते हैं, और विघटित करने के साथ की प्रक्रिया में उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग करते हैं। इनका बहुत ही बड़ा आर्थिक महत्व है, क्योंकि जब ये पदार्थों का मृत जीवों का विघटन कर देते हैं तो पदार्थ जो है फिर से साइकिलिंग के लिए, फिर से चक्रीकरण के लिए नेचर में, प्रकृति में उपलब्ध हो जाते हैं। और जहाँ से सॉइल से, मृदा से जो चीज़ें प्राप्त हुई थी वो चीज़ें वापस मृदा में मिल जाती हैं। इस प्रकार से अपघटक का यानी डिकम्पोजर का एक मेजर रोल होता है, जो मृत जीव जंतुओं को वो नष्ट करके पुनः उनसे ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, साथ साथ उनके घटकों को पुनः पृथ्वी में मिला देते हैं। इस तरह से पदार्थों का चक्रीकरण चलता रहता है। अब जैविक घटक के साथ साथ जब अजैविक घटक की बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, इसी के साथ साथ वायु की भी बात हम कर सकते हैं। किसी भी जगह पर वायु जो है, ये सभी जो है आपके अजैविक घटक कहलाएंगे। सूर्य का प्रकाश, जैसे अभी आपसे बात हुई कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत है वो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है। अगर सूर्य अगर पृथ्वी पे ना रहे तो फिर जीवन संभव नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वही ऊर्जा का स्रोत होता है। तो आपकी ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करने के साथ साथ बहुत सारे जीव होते हैं जो आपके दिनचर्या होते हैं, दिन में सक्रिय रहते हैं। उनके लिए जो है उनकी विभिन्न गतिविधियों को प्रभावित करता है। पौधों में जो है प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि होती है। तो इस तरह से बहुत कुछ ऐसे सीड भी होते हैं, बीज भी होते हैं, जो कि वैसे आपको ज्ञात है कि जो बीज है, सीड है, उसके अंकुरण के लिए मुख्यतः आपको उचित तापमान, ऑक्सीजन और जल, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है? अगर कोई सीड है उसके अंकुरण के लिए हमें क्या क्या चाहिए? उचित तापमान, वायु और जल। वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन, 3 चीज़ें चाहिए अधिकांश बीजों को के अंकुरित होने के लिए। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जहाँ जिनको प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे सीड्स को हम फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में उन बीजों का अंकुरण होता है। इस तरह से विभिन्न जैविक क्रियाओं के नियंत्रित करने के साथ साथ बीजों के अंकुरण, अगर शायद प्रकाश ना मिले तो बीज अंकुरित नहीं होगा, यानी वो प्रजाति खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपको पता है कि पौधों में जो पुष्प निकलते हैं, तो पुष्प के लिए एक निश्चित प्रकाश की मात्रा की जरूरत होती है। उसी को हम आप क्या कहते हैं? दीप्तशीलता या फोटोपीरियडिज्म,
कितने अलग अलग मात्रा में प्रकाश की जरूरत होती है पौधों के पुष्प के विकसित होने के लिए। अगर सूर्य का प्रकाश ना उपलब्ध हो तो शायद पुष्प जो है आपके विकसित ना हो। तो इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश का बहुत सारे क्रियाकलाप में महत्व है। और आप शॉर्ट में कह सकते हैं, अगर जो है सूर्य का प्रकाश उपलब्ध ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। तो प्रकाश के साथ साथ दूसरा आपका जो मुख्य अजैविक घटक होता है तापमान होता है। टेम्परेचर जो है आपका इसका भी बड़ा रोल है, क्योंकि टेम्परेचर तापमान से जो है एक निश्चित तापमान चाहिए सभी जीवों को विकसित होने के लिए। तापमान जो है एक निश्चित रहने पे ही बहुत सारे पौधों में जो है वृद्धि होती है, विकास होता है। जंतुओं में जो है जो आपके दो ही जंतु होते हैं, आपको पता है, पक्षी और स्तनधारी, जो कि अपना तापमान को नियंत्रण कर सकते हैं। इनको आप समतापी या होम्योथर्म कहते हैं, जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। केवल पक्षी और स्तनधारी, दो, बर्ड्स एंड मैमल्स। बाकी सभी जीव, इनके अलावा और कोई किसी के अंदर अपने तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती। वातावरण में जो तापमान परिवर्तन होता रहता है उसी के अनुसार उनका तापमान कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर बहुत अधिक तापमान बदल जाएगा तो शायद वो सभी जीव जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा नियंत्रण की क्षमता, तापमान नियंत्रण की क्षमता नहीं होती है। इसलिए एक औसत तापमान का नेचर में, प्रकृति में बना रहना बहुत आवश्यक होता है। तापमान के साथ साथ आपको पता है कि जल, कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। और आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% ही आपका स्थल है। तो और साथ साथ जीव का जो है, जीव के शरीर का कोई भी जीव हो, जंतु है, वनस्पति है, सभी के जीव का शरीर 70 से 80% भाग जो है जल है। तो जल हमारे जो है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का या कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग बनाता है। अगर जल ना हो तो कोशिकाएं मृत होने लगेंगी, और जब कोशिकाएं मृत हो जाएंगी तो सीधी सी बात है जीव भी मृत हो जाएगा। इस प्रकार से जल का एक आपका होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ साथ जो है जल के उपस्थिति में हमने देखा कि बहुत सारे जीवों में जो है प्रजनन होता है, आपके जो जलीय जीव हैं उसमें श्वसन होता है, और साथ साथ बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक है, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो जल का एक व्यापक स्तर में आपका उपयोग है। हमारे अजैविक घटकों के अंतर्गत मृदा भी एक महत्वपूर्ण घटक होती है। मृदा ही ऐसा परिस्थितियाँ, ऐसे पदार्थों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि आपकी पौधों की जड़ें विकसित होती हैं, उससे जो है पोषण प्राप्त करती हैं, साथ साथ उसमें वृद्धि करके पौधे को जो है स्थिर किए रहती हैं, और साथ साथ जो है उसमें पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती हैं। इस तरह से आपके मृदा की जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जैविक घटकों के जो है जीवित रहने में। और इसी तरह से वायु की बात आती है। आप सभी को ज्ञात है कि वायु जो है आपका गैसों का, हमारा जो एयर एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, विभिन्न गैसों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लगभग आपकी 78% है और 78.5% के आसपास है आप कह सकते हैं। और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास है, जिसको हम कह सकते हैं 20.8%, लेकिन लगभग उसको आप 21% कहेंगे। इसके बाद आपकी जो है आर्गन, CO2, इस तरह की गैसों आपके मिल के जो है हमारा वायुमंडल बनाई है। इसमें जो सर्वाधिक हमारे जो श्वसन में उपयोग होने वाली गैस है, आपको पता है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ना रहे तो फिर हमारे अंदर भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी, और इस तरह से जीवन का संभव नहीं है। ये सभी परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं हमारे जैव मंडल को और जैव घटक को जीवित रखने में, साथ साथ वातावरण के संचालन में इन सब का महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। इस प्रकार अब आप अगले टॉपिक के अंदर जो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते रहते हैं, आप देखते हैं कि जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण या उससे संबंधित विषयों के अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे।
और ये कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पर्यावरण से संबंधित दिवस थे उसकी एक समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आपको इस तरह क्वेश्चन, उम्मीद है कि पर्यावरण में इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। बाकी तो कंपटीशन में कोई उसका लिमिट नहीं है, जितना आप जानिए उतना ही कम है। तो कोशिश की जा रही है कि जिससे कि आपको अधिकांश दिवस जो आपके पूछे जाते हैं इस तरह के परीक्षाओं में वो आपके सामने आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं 21 मार्च को आपका वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। यानी इस दिन विश्व में कैसे जो है पूरे विश्व का, ये वर्ल्ड या इंटरनेशनल जो होता है विश्व स्तर की बातें होती हैं, तो किस तरह से अपने, जैसे वर्तमान में बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट यानी कि वन का जो है कवर एरिया घट रहा है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, किस तरह के पौधे विकसित किए हैं, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इसलिए उस दिवस को खास बना दिया गया है, जिससे कि कुछ न कुछ प्रक्रियाएं, कुछ न कुछ क्रियाकलाप आगे बढ़ें, इस पर जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसलिए ऐसे दिवस मनाए जाते हैं। तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, यानी विश्व वानिकी दिवस है, हिंदी में भी आपके सामने है। इसी तरह से 22 मार्च आप देख रहे हैं, 22 मार्च, 22 मई, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। तो 21 मार्च के बाद अगला ही दिवस आता है जहां फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ पानी का, आपको इतने दिमाग में इस तरह रख लेना है कि जो हमारे वाटर साइकिल होती है फॉरेस्ट से जुड़ा होता है, जहां जल अधिक, जहां वन अधिक होता है वहां वर्षा अधिक होती है। इस तरह से आप अपने माइंड में रख सकते हैं याद करने के लिए। तो 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, विश्व वानिकी दिवस के बाद जो है 22 मार्च को आपका इंटरनेशनल वाटर डे है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है। जल को कैसे जो है संरक्षित किया जाए, जल को कैसे पीने योग्य बनाया जाए, उसमें जो प्रदूषक होते हैं कैसे उनको अलग किया जाए, विश्व की लोगों को कैसे पीने योग्य स्वच्छ जल प्राप्त हो सके, इस सब पर ये बात होती है, इसके लिए मनाया जाता है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। यानी कि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का घटक है कि व्यक्ति में कोई रोग न हो और अपने आप को मतलब रोग मुक्त होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी स्वस्थ बना सके, उसी स्थिति को आप स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे आप जानते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग स्टेट इज कॉल्ड हेल्थ। आपके जो WHO की परिभाषा है स्वास्थ्य का, परिभाषा जो है हेल्थ की, कि फिजिकल, सोशल, मेंटल आपकी जो है यानी कि सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से एंड फिजिकल, ठीक है, 3 कंडीशन आती है, फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग स्टेट इज कॉल्ड हेल्थ। कि हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और फिजिकल का अर्थ हो गया शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हों। तीनों प्रकार से स्वस्थ होंगे तभी हम पूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो उसको हम अस्वस्थता मानते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हमें कोई परेशानी है, अगर हम प्रसन्न नहीं रह पा रहे हैं, समाज में हमें कोई समस्या है, तो भी हम स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। इस तरह से उसमें WHO का बहुत व्यापक परिभाषा है और बहुत ही सही दृष्टिकोण है कि सामाजिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, साथ साथ आर्थिक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है। तो साथ साथ मानसिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना चाहिए कि उसका व्यवहार, उसकी क्रियाकलाप सब सामान्य में मान्य हो, ऐसे उसको व्यवहार करेगा, तभी उसको हम पूर्ण स्वस्थ उस व्यक्ति को मानेंगे। तो इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के उद्देश्य से आपका 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से 22 मार्च अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस है। यानी कि आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, इसी पृथ्वी पर ही आपका जल रहता है, तो जल दिवस 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को आपका वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस है। यानी कि हम अपने पृथ्वी को, हमारा जो ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, इसको हम कैसे जो है प्रदूषण मुक्त रखें, जीवों के रहने योग्य बनाएं। इस पे जो अभी इस प्रकार की जो क्रियाकलाप चल रहे हैं जिससे कि इस पर जीवन दुर्भर होता जा रहा है, उन प्रक्रियाओं को कैसे रोका जाए, इस उद्देश्य से विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 3 मई को इंटरनेशनल एनर्जी डे है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है। आपको पता है कि हमारे समस्त प्रगति का जो स्रोत है वो हमारी ऊर्जा है। हमारे जैविक क्रियाओं के लिए जो जरूरत है वो ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के न जीव चल पाएगा, जीवित रह पाएगा, और ना हमारी प्रगति हो पाएगी। तो ऊर्जा
को आपको संरक्षित करना है, ऊर्जा के नए नए स्रोतों को खोजना है। इन्हीं सब तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता यानी किसी भी स्थान पर कितनी अलग अलग प्रकार की जीव जातियां हैं, उसी को उस स्थान की हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सभी जीव का कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में उनका बहुत ही उपयोगी योगदान होता है। अगर वो कोई भी एक जीव जाति नष्ट हो जाती है तो पूरी चेन नष्ट हो जाती है, और अगर चेन ब्रेक हो जाएगी फिर एक बड़ा जो है कोलैप्स, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए हम बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित, जो हमारी जैव विविधता है उसको कैसे संरक्षित करें और क्या क्या योजनाएं बनाई जाएं, इस पर उस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ऐसे ही ये तो बहुत फेमस आपका है 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को बहुत पॉपुलर डे है आपका ये, और ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसमें एनवायरनमेंट में आपका पर्यावरण के अंतर्गत सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। इसके एक बहुत बड़ा व्यापक अपना एक रूप है, इसके अंदर सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये अपने भारत में 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। इस 1 जुलाई के प्रथम सप्ताह में पेड़ पौधों को लगाना और उनको संरक्षित करना, ये पूरे क्रियाकलाप अपने यहाँ मनाया जाता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर जून महीने के आखिरी जो है समय तक जो है यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है लगभग पूरे भारतवर्ष में। तो वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही पेड़ पौधों को लगाना एक आसान प्रक्रिया होती है। इस तरह से 1 से 7 जुलाई को अपने भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस बीच में पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाया जाना, उनको संरक्षित करना, ये प्रक्रिया की जाती है। इसी तरह से 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या एक बड़ी समस्या हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या के बहुत अधिक हो जाने से जो हमारे जो संसाधन है उसका जो है बहुत अधिक दोहन होता है, उनके जो है संसाधन हमारे बहुत तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन को नियंत्रित रखने की कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे कि हमारे पृथ्वी को भी सुरक्षित रखा जा सके। और जैसे कहते हैं कि हम लोग की वर्ल्ड की 3 बिग प्रॉब्लम्स को हम 3P प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक P से आपका हो जाता है पॉपुलेशन, एक से हो जाता है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, और तीसरी हो जाती है P से पॉवर्टी यानी गरीबी। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, दूसरा पॉल्यूशन माने प्रदूषण, तीसरी P यानी कि पॉवर्टी मीन्स गरीबी। 3P प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड इनको कहा जाता है। इस तरह से इसमें से एक आपका जनसंख्या भी एक प्रमुख समस्या है, इसको हम कैसे नियंत्रित करें, इस दिवस में पूरे विश्व में इसकी योजनाएं बनाई जाती हैं और इस पर कार्य किया जाता है। आखिर में आपको एनवायरनमेंट से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित एक और क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि ओजोन दिवस, तो 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, जो सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फीयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। तो इसी जो है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में आपका ओजोन गैसों का आवरण है, और वो आवरण जो ओजोन गैसों का है वो आपके सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देता है, जिससे कि ये पराबैंगनी किरणें जो हानिकारक होती हैं ये पृथ्वी पर आने से रुक जाती हैं, और जिससे कि हमें यहाँ पर मनुष्य को या अन्य जंतुओं को कोई नुकसान नहीं होने पाता। तो लेकिन हमारे क्रियाकलापों से आपकी जो ओजोन स्तर है ये नष्ट हो रही है। इसमें आपको पता है सभी को O3 यानी ओजोन जो गैस का लेयर है, ये मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती हैं, जो आपके कूलिंग इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं, एसी से, फ्रिज से, या आपके जो है रेफ्रिजरेटर से, और आपकी इस बॉडी स्प्रे से, जो भी चीज़ें कूलिंग जहाँ पे है आपकी कोल्ड स्टोरेज हाउसेस से, वहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उसमें होती है। उसमें क्लोरीन जो गैस होती है मुख्य रूप से वो बहुत ही हानिकारक होती है। तो वो जाकर आपके जो O3 जो ओजोन की गैसों का लेयर है उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन को ब्रेक कर देती है, जिससे ओजोन की कमी, ओजोन की थिकनेस में कमी आ जा रही है, और जहाँ बहुत कम पतली हो जाती है उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। तो इसी को रोकने के लिए, इससे के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए
आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक टॉपिक और पता हो जाना चाहिए, आगे हम लोग पॉल्यूशन यानी प्रदूषण अलग से टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन एक बात फिर आखिरी में कि जो ओजोन लेयर होता है उसकी थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन एक वैज्ञानिक है, उनके नाम पर यूनिट का नाम रखा गया है, तो डॉप्सन यूनिट या हिंदी में डॉप्सन इकाई के से उसकी थिकनेस को मापा जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में लिया जाएगा। थैंक यू।